हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। अरे कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। स्टूडेंट्स, काफी दिनों से मैं सोच रहा था सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए लाइव और रिकॉर्डेड मैराथन क्लासेस रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी चैलेंजेस, इतनी मुश्किलें आ रही थी जिसकी वजह से मैं ये मैराथन क्लासेस शेड्यूल नहीं कर पा रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद और भगवान का काफी सपोर्ट मिलने के बाद हम फाइनली आज हम सीएस एग्जीक्यूटिव के जीआईजीएल नाम के सब्जेक्ट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम के चैप्टर का पहला रिकॉर्डेड मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे ये पता नहीं है कि ये मैराथन क्लास आपको कैसा लगेगा, लेकिन जैसा भी लगे आप एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सीएस के फील्ड में एक नया अध्यापक हूं और इस फील्ड में मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट है, एक पर्सनल फीलिंग है इस कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के साथ। स्टूडेंट्स, मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव की इस क्लासेस को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी, क्यों सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लासेस में स्टार्ट करना चाहता हूं? बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सीएस, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, आई हैव रियलाइज्ड दैट कि सीएस कोर्स में सीएस एग्जीक्यूटिव इज द बॉटलनेक ऑफ दिस कोर्स। हमारे सीएस के पूरे लेवल्स को अगर हम देखें तो उसमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग लेवल होता है वो होता है सीएस एग्जीक्यूटिव का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे फिल्टर आउट हो जाते हैं और जो स्टूडेंट्स सीएस एग्जीक्यूटिव जैसे बॉटलनेक को फेस करते हैं देयर आफ्टर वो डेफिनेटली कंपनी सेक्रेटरी बन ही जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू मेक दिस बॉटलनेक वेरी इजी, वेरी सिंपल फॉर यू। मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स सीएस एग्जीक्यूटिव में है, जिनको लॉ समझने में दिक्कत आ रही है, लॉ से प्रेम नहीं हो पा रहा है, उस प्रेम को जागृत करने का काम मैं आपके लिए करने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर जैसा भी लगे फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, बुरा लगे तो बुरा भला भी कमेंट आप कर सकते हैं। तो आज जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स, उस चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये आपके सब्जेक्ट जीआईजीएल का एक चैप्टर है। यू नो, जीआईजीएल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऐसे लॉज पढ़ाए जाते हैं जिन लॉज से हम फेमिलियर नहीं है। हमारे लिए सिक्योरिटीज लॉ समझना आसान है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कॉमर्स का है, हमने सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा है। हमारे लिए कंपनी लॉ समझना आसान है क्योंकि हमने कंपनी के बारे में पढ़ा है, कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है। लेकिन वही जब हम जीआईजीएल की बात करते हैं तो एक लीगल सब्जेक्ट है, एक लॉ ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जो स्पेसिफिकली एलएलबी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आपको मैं बताना चाहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में आया ही क्यों? वाई वी नीडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमें हिंदुस्तान में संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि जब तक हम हिंदुस्तान में गुलाम थे, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तब तक हमारा सब कुछ अंग्रेज देखते थे। हमें कैसे जीना है, हमें कौन से अधिकार मिलेंगे, हमारी देश कैसे फंक्शन करेगा, ये सब कुछ हमारे देश में अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे। 1947 में ब्रिटिशर्स चले गए, उसके बाद हमारे पास अब हमारा अधिकार था हमारे देश को चलाने का। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई ऐसा लॉ नहीं था, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिससे हम पूरे देश को चला पाए। दैट्स वाई हमारे देश में 6 दिसंबर 1946, याद रखिएगा तारीख, 6 दिसंबर 1946 को एक कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जिसका नाम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 6 दिसंबर 1946 को हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स को ऐसा लगता है कि हमें भी अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जिसके हिसाब से हम पूरे देश को चलाएंगे। अफसोस की बात यह थी कि 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट तो कर दी गई थी, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे देश का उस समय का सबसे विद्वान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को भी इंक्लूड नहीं किया गया था। एंड फाइनली आता है वो दिन 29 अगस्त 1947, आजादी के ठीक 14 दिन बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बना लिया जाता है। एंड जैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम बहुत तेजी से होने लगता है। एंड आफ्टर 2 years, 11 months and 18 days, we got
द वर्ल्ड लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे हाथ में था दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि उस समय इंडिया, आज भी या फिर उस समय की हम बात करें तो एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है इंडिया, हमेशा से रही है। हमारे देश में हर एक धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हर एक धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टास्क था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। इसीलिए स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वक्त लग गया, दैट इज 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये बहुत लंबा समय होता है। एंड फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो जाता है, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन था। रीजन ये था कि 26 नवंबर वाज नॉट अ हिस्टोरिकल डे। 26 नवंबर हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे इंडियंस के लिए कोई हिस्टोरिकल डे नहीं हुआ करता। तो हमारे इंडियंस ने कहा कि भाई 1929 से हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, 26 जनवरी को। सो क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को ही इनेक्ट करें, इनफोर्स में लेके आए। एंड दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भले ही बन के तैयार 26 नवंबर को हो गया था, लेकिन इसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। एंड दैट्स वाई 26 जनवरी को हम हर साल रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार 26 नवंबर को हो गया था, दैट्स वाई इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इनिशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तो इनिशियली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, 22 पार्ट्स हुआ करते थे और 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। लेकिन आपको पता है कि समय बदलता है, देश की परिस्थितियां बदलती है, देश में टेक्नोलॉजी बदलती है, देश में जरूरतें बदलती हैं, देश के लोग बदलते हैं, और बदलते हुए चीजों के साथ हमको अपने देश का संविधान भी बदलना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द अमेंडमेंट्स, आज हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 448 यानी 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स है। ऐसा क्यों हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय के कंडीशंस, उस समय के सर्कमस्टेंसेस कुछ और थे। लेकिन समय के साथ देश बदल रहा था, समय के साथ देश की व्यवस्थाएं बदल रही थी, देश का सिस्टम बदल रहा था। दैट्स वाई हमने तमाम सारे अमेंडमेंट्स लाए। एंड दैट्स वाई आज हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रैंड नॉर्म कहा जाता है क्योंकि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम ऑफ ऑल द इंडियन लॉज। हमारे देश में जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो सारे के सारे कानून हमारे देश के संविधान के हिसाब से बनाए जाते हैं। हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है जो हमारे देश के संविधान के खिलाफ। इफ देयर इज एनी लॉ विच इज अगेंस्ट और विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सच लॉ शैल बी कंसिडर्ड वॉइड। इसलिए हमें ध्यान देना होता है कि हमें जो भी कानून बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई कानून नहीं बनाना है। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन को हम ग्रैंड नॉर्म कहते हैं, या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ ऑल द इंडियन लॉज कह सकते हैं। ये सारे हिंदुस्तान के कानूनों की जननी है। जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बनाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे जाने की, तो स्टूडेंट्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो रहा था, उस समय हमारे पास कोई टाइपराइटर, कोई प्रिंटर, कोई कंप्यूटर का जमाना नहीं था। उस समय पेन और कॉपी भी मुश्किल थे। उस समय लोग कलम और दवात से लिखा करते थे। सो दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को जरूरत पड़ी एक विशेष इंसान को, जिनको राइटिंग का एक्सपर्ट कहा जाता था उस समय। उनका नाम था प्रेम नारायण रायजादा। ही वॉज द पर्सन जिन्होंने फिजिकली पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ से लिखा था। सो एक ताली इनके नाम से होनी चाहिए। सो याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रिटन और डिजाइन किया गया था, लिखा और डिजाइन किया गया था एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम था प्रेम नारायण रायजादा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शब्द हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1
1,46,385 से अधिक शब्द है। एक बार सोचिए कितना बड़ी संख्या है। 1,46,385 1,46,385 वर्ड्स हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है विथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। अब आप कहेंगे सर ये फेडरल क्या होता है? फेडरल का मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है, जिसमें दो तरह की सरकारें होंगी, एक सरकार जो केंद्र स्तर पे काम करेगी और एक सरकार जो राज्य स्तर पे काम करेगी। एक जो पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम करेगा और एक जो एक विशेष राज्य के लिए मुख्यमंत्री के रूप में काम करेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसेंशियली इज प्राइमरीली फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। इसके लिए केस लॉज भी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फेडरल क्यों कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी कंसिडर्ड एज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फेडरल इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे ओरल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, जहां पे जो राजा कह दे वही संविधान बन जाता है, जहां पे जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट कह जाता है वही पत्थर की लकीर वही देश का कानून बन जाता है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर फेडरल है। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स और साथ ही साथ हमें दिए गए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये फंडामेंटल राइट्स ये वो अधिकार होते हैं, ये वो मौलिक अधिकार होते हैं जो हमारे देश के नागरिकों को दिए जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छे से हो सके। दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी से पहले हमारे अंग्रेज नहीं, वो तो गैर थे, अंग्रेज हम पे इतना जुल्म करते थे, इतना हमें प्रताड़ित करते थे कि गुलाम देश में जीना मुश्किल हुआ करता था। आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको समझ में, अगर आपको जानना है कि गुलामी की बेड़ियां कितनी दर्दनाक थी, कितनी पीड़ादायक थी, तो आप देखिए मूवी शहीद मूवी देखिए, आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पे मूवी मिल जाएगी कि कितनी चैलेंजिंग समय था जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था। आगे बात करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हमारे देश की न्यायपालिका किसी गवर्नमेंट से नहीं डरती है। हमारे देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र न्याय सुनाने के लिए ऑथोराइज्ड है। हालांकि फिर भी हमारे देश के न्यायपालिका में भी आजकल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि हमारे देश की जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। उस पे देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर भी कोई भी अपना जजमेंट इंपोज नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बड़ा मुश्किल काम है। दैट्स व्हाई हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है, जो कि आर्टिकल नंबर 368 में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बदलना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए जो प्रोसीजर है वो बड़ा ही रिजिड है। आगे बात करते हैं, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में हर एक इंसान को अधिकार है अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने का। हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पे कौन बैठेगा, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे एरिया का विधायक कौन बनेगा, हमारे एरिया का सांसद कौन बनेगा। सो वी हैव द राइट टू इलेक्ट द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। आगे बात करें तो क्योंकि हमारे देश का गवर्नमेंट 2 टायर स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है तो एक स्टेट गवर्नमेंट है। दैट्स व्हाई हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर का है। एंड आगे हमारे देश में क्योंकि हर एक स्टेट के लिए अपना एक हाई कोर्ट है, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर का है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कंप्लीटली फेडरल है? तो स्टूडेंट्स आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली फेडरल नहीं है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल जरूर है बट विथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल के भी कुछ नेचर्स हैं, फेडरल के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और साथ ही साथ कुछ यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक वाला कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में केवल एक प्रधानमंत्री होता है, हमारे देश में केवल एक प्रेसिडेंट होता है, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप अलाउड होती है, हमारे देश में केवल एक सुप्रीम कोर्ट होता है और हमारे देश में केवल एक आर्मी होती है। किसी स्टेट के पास अपनी कोई इंडिविजुअल आर्मी नहीं होती है, स्टेट के पास अपना पुलिस फोर्स होता है, लेकिन आर्मी पूरे देश की होती है और आर्मी सिर्फ एक होती है। सो दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी कंसिडर्ड एज अ यूनिटरी इन नेचर। स्टूडेंट्स, इसके लिए एक लैंडमार्क केस भी हुआ था जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में आप चाहें तो इस केस का रेफरेंस भी दे सकते हैं, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं। केस का नाम याद रखिएगा, केशवानंदा भारती। इट वॉज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशंस निकाले गए थे, जिसमें से एक इंटरप्रिटेशन ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो इसेंशियली फेडरल है विथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। ये याद रखिएगा, ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिनीशन ऑफ स्टेट। स्टेट किसे कहेंगे? आपके जहन में स्टेट शब्द को सुन के ये ख्याल आ रहा होगा कि स्टेट का मतलब किसी राज्य की बात की जा रही होगी, जैसे यूपी की, बिहार की, महाराष्ट्र की, गोवा की। ऐसा नहीं है। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। अंडर आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन किया गया है और आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट की डिफिनेशन में आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमारे देश की जो केंद्र सरकार है और हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, ये दोनों हमारे देश के स्टेट के डिफिनेशन में इंक्लूड होंगे। दूसरा, हमारे देश के स्टेट में आएगा स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और साथ ही साथ हमारे देश के स्टेट में आएंगे लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, और साथ ही साथ ऐसी अथॉरिटीज जो हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर है और हिंदुस्तान की सरकार के नियंत्रण के अंदर काम करती है। याद रखिएगा, स्टेट का डिफिनेशन बड़ा ही सिंपल है। स्टेट में क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, देश का संसद। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एंड तीसरा, लोकल अथॉरिटी और कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, उसे भी हम कहां रखेंगे? स्टेट के डिफिनेशन के अंदर रखेंगे। स्टूडेंट्स, स्टेट का डिफिनेशन आपको ऐसा देख के लग रहा होगा कि काफी क्लियर है, लेकिन हालांकि इतना भी क्लियर नहीं है। दैट्स वाई स्टेट के मैटर पे केस हुआ। इस मैटर पे केस हुआ कि किसको स्टेट कहा जाएगा, किसको स्टेट नहीं कहा जाएगा। और एक सबसे पहला जो केस इस मैटर पे हुआ था उसका नाम था सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। और साथ ही साथ इसके साथ एक और केस हुआ था आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिसमें यह हेल्ड किया गया कि स्टेट में ये चीजें तो आएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी तो आएगी। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी या फिर एजेंसी जो स्टेट के रूप में काम कर रही है, स्टेट की कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी या स्टेट की कोई भी ऐसी एजेंसी जो स्टेट के तौर पे काम कर रही है, उसको भी हम स्टेट के डिफिनेशन के अंदर रखेंगे। दिस वाज द जजमेंट इन द केस ऑफ आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। फिर इसके बाद अब ये सवाल उठा कि भाई आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में ये तो बता दिया गया कि स्टेट में इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट भी आएगा, लेकिन भाई इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट कहा किसे जाएगा? तो फिर बताया गया, एक अलग केस हुआ और केस का नाम था, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। इसमें यह कहा गया कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट उसे कहा जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन को कहा जाएगा जिस संगठन में एडिक्वेट फाइनेंस देश की सरकार देती है, जिस संगठन को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा सरकार देती है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन या जो डिपार्टमेंट पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, वो भी इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट कहा जाएगा। एंड साथ ही साथ कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक के लिए काम कर रही है, उसे भी स्टेट कहा जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी ऐसा संगठन, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्टेट के द्वारा मोनोपोली राइट्स दिए गए हैं, वो भी आपके स्टेट के अंदर आएगा। एंड साथ ही साथ कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रही है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तौर पे काम कर रही है, उसे भी हम स्टेट मान के चलेंगे। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 12 की, कहीं भटक न जाए इसलिए मैं याद दिला दे रहा हूं। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है स्टेट किसे कहेंगे। स्टेट का मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मतलब यूपी बिहार नहीं, स्टेट का मतलब है सरकार। सरकार किसे कहेंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर काम कर रही है एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी देश की सरकार के नियंत्रण के अंदर काम कर रही है, उसे हम कहेंगे स्टेट। अब इस मैटर पे केस हुआ कि भाई स्टेट का डिफिनेशन उतना क्लियर नहीं है, बड़ा एम्बिगुअस सा लग रहा है। तो दो केसेस हुए, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, और दूसरा केस हुआ आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इस केस में यह हेल्ड किया गया कि स्टेट के डिफिनेशन में
वो चीजें तो आएंगी ही जो आर्टिकल 12 में दी गई हैं, साथ ही साथ कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी या एजेंसी ऑफ स्टेट के रूप में काम कर रही है उसे भी हम स्टेट के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब फिर क्वेश्चन खड़ा हुआ कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट किसे कहेंगे, तो फिर एक केस हुआ अजय हसिया वर्सेस खालिद मुसीब, उसमें जजमेंट पास किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट हर उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाएगा जो गवर्नमेंट फंडेड है, जिसमें गवर्नमेंट एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, जिसको पूरी तरह से गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, जिसको मोनोपोली गवर्नमेंट ने दे रखी है, या फिर हर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे संगठन ट्रीट किए जाएंगे एज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है आर्टिकल 13। ये बात करता है जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे ना, तो हमें पढ़ाया जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। ये जो फंडामेंटल राइट्स, ये जो मौलिक अधिकार हमें मिल रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ मिल रहे हैं और अदर पर्संस के खिलाफ भी मिल रहे हैं। और फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले इसीलिए हमें मॉड्यूल में ये पढ़ा दिया गया कि स्टेट किसे कहेंगे, क्योंकि वहां पे तो लिख दिया गया फंडामेंटल राइट्स में कि दिस फंडामेंटल इज राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब अगली बात ये पढ़ाई जा रही है आपको कि जो फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हमें मिलेंगे, क्या वो मौलिक अधिकार कोई छीन सकता है? क्या किसी कानून के माध्यम से वो मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं? तो आर्टिकल 13 कहता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स एक सिटीजन को दिए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स ना तो आगे कोई कानून छीन सकता है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो कानून बना था वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन सकता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स हमारे वो अधिकार हैं, हमारे वो राइट्स हैं जो दुनिया की कोई भी ताकत हमसे नहीं छीन सकती है। ऐसा हमें आर्टिकल 13 में सिखाया जाता है। बात करते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 के अंदर दो सब आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 1 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 1 कहता है एनी लॉ, कोई भी ऐसा कानून विच इज इन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस में था, जो अस्तित्व में था, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले वो कानून चल रहा था, इनकंसिस्टेंट, अगर वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है या हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो ऐसे कानून को वॉइड मान लिया जाएगा। दैट मीन्स वो कानून इनऑपरेटिव हो जाएगा, उस कानून का कोई मतलब नहीं होगा, उस कानून का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कोई भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, ध्यान से, कोई भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले कमेंस हुआ था, स्टार्ट हुआ था, चल रहा था, वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यहाँ पे लिखा गया है। जो भी पास्ट लॉज है जो इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, दे शैल बी ट्रीटेड एज वॉइड, उनको हम वॉइड मान के चलेंगे। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 ये कहता है कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून जो बना है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद अगर कोई कानून बन रहा है और वो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चला जा रहा है, तो उस कानून को भी, उस लॉ को भी इनकंसिस्टेंट होने की वजह से वॉइड मान लिया जाएगा, वो कानून भी इफेक्ट में नहीं रहेगा। ध्यान से समझिएगा क्या लिखा गया है। कोई भी लॉ विच इज टू बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद बनाया जा रहा है एंड वो इनकंसिस्टेंट हो जा रहा है या फिर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो जा रहा है, सो ऐसा कोई भी कानून अगर पास कर दिया गया है, पहले तो वो पास नहीं किया जा सकता है, और अगर खुदा न खास्ता पास कर दिया गया है तो वो कानून शैल बी ट्रीटेड एज वॉइड लॉ, उसको वॉइड मान के चला जाएगा। इतनी बात स्पष्ट होगी आई थिंक। तो याद रखिएगा, अगर फ्यूचर लॉज है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद बनाए जा रहे हैं तो वो भी वॉइड माने जाएंगे, और अगर कोई पास्ट लॉज है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले आ रहे हैं वो भी वॉइड माने जाएंगे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होते हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आई थिंक आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ डॉक्ट्रिन्स की। कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं जो इन आर्टिकल 13 से रिलेटेड है। सबसे पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी।
डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जो पूरा कानून कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट उस लॉ का कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पूछता है कि अगर वो लॉ सेवरेबल है, वो पार्ट सेवरेबल है, उस पार्ट को अलग किया जा सकता है, तब तो बाकी लॉ शैल बी वैलिड एंड दैट पार्ट शैल बी वॉइड। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए हिंदुस्तान में कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है, मान लीजिए उसके 100 सेक्शंस हैं, उसमें से कोई एक सेक्शन है, उसमें से कोई एक ऐसी धारा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इतनी सी बात कहता है कि केवल इस सेक्शन को हटा देंगे, इस सेक्शन को सेपरेट कर देंगे इस लॉ से, और बाकी जो 99 सेक्शंस होंगे दे शैल बी ट्रीटेड एज वैलिड, उसको हम वैलिड मान के चलेंगे। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इफ देयर इज एनी लॉ, अगर कोई भी ऐसा लॉ है, अ पार्ट जिसका कोई हिस्सा इज इनकंसिस्टेंट, वो अगेंस्ट है, इनकंसिस्टेंट है किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ, देन वो जो पार्ट होगा लॉ का वो क्या होगा? वॉइड होगा। अगर उस लॉ का वो पार्ट सेपरेट किया जा सकता है, उसको अलग किया जाता है तो। अगर उसको अलग किया नहीं जा सकता है, द लॉ एंड दैट पार्ट आर वेरी इंटरकनेक्टेड, दे आर वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर वेरी कनेक्टेड विथ ईच अदर, ऐसे कनेक्टेड है कि उनको अलग किया ही नहीं जा सकता है, तो इस केस में पूरा लॉ ही वॉइड हो जाएगा। आगे वही लिखा गया है, इफ द इनकंसिस्टेंट पार्ट इज इनसेपरेबल, मतलब जो पार्ट, जो हिस्सा हमारे लॉ का फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, अगर उसको हम अलग नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा कानून ही वॉइड हो जाएगा, पूरा का पूरा लॉ ही वॉइड हो जाएगा, पूरा का पूरा लॉ ही इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, चंद्र ग्रहण, ग्रहण आप कह सकते हैं, जैसे मून एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स होता है। तो ग्रहण से क्या समझना है यहां पे? मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है जो किसी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है जो किसी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, लेकिन बाद में किसी अमेंडमेंट के थ्रू उस फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जा रहा है, उस फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जा रहा है, देयर आफ्टर वो लॉ शैल बी एप्लीकेबल, बट जब तक वो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा रहेगा तब तक वो लॉ वैलिड नहीं माना जाएगा। ध्यान से समझते हैं क्या लिखा गया है। द लॉज विच वर वैलिड, ऐसे लॉ जो वैलिड थे व्हेन दे वर इनेक्टेड, मतलब जब ये कानून बनाए गए थे तो वैलिड थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में चल के ये हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चले जाते हैं। सो इन दिस केस, अगर ये टेम्पररी नेचर के लॉ है, मतलब ये टेम्पररली हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो इस केस में इनको टेम्पररली वॉइड माना जाएगा। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा और हमारे उस फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कर दिया जाएगा, तो वो लॉ कंप्लीटली एप्लीकेबल हो जाएगा, वो लॉ कंप्लीटली वैलिड कंसीडर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर सीधे से बात कहता है कि आपके पास जितने भी अधिकार हैं, सारे अधिकार आप वेव ऑफ कर सकते हैं। वेव ऑफ मतलब छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, सिवाय फंडामेंटल राइट्स के। देखिए, ऑल द राइट्स कैन बी वेव्ड ऑफ, सारे राइट्स आप छोड़ सकते हैं, सारे राइट्स, सारे अधिकार आप त्याग कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट्स, जो हमें मौलिक अधिकार मिले एक इंसान को, जो किसी भी सिटीजन को मौलिक अधिकार मिले, जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, यू कैन नॉट वेव ऑफ दैट फंडामेंटल राइट्स। आप उन फंडामेंटल राइट्स को कभी वेव ऑफ नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स इनएलिएनेबल होते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स को हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, और ये हेल्ड किया गया था इन द केस ऑफ बसेसर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स एलिएनेबल होते हैं, यानी ट्रांसफरेबल होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ किया जा सकता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर कहता है कि फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, वेव ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। और इसको एक जजमेंट से भी सपोर्ट किया गया था। द जजमेंट वाज इन द केस ऑफ
वशिष्ठनाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, 1958 का ये केस लॉ था, याद रखिए। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स है, वो मूल अधिकार है जिसके बिना एक इंसान का जीवन एक जानवर की तरह हो। क्योंकि अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो सरकार हमें एक जानवर की तरह कंट्रोल करेगी। जैसे आपके घर में कुत्ता होता है, आप उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बांध के रखते हैं, वैसे ही सरकार आपको बांध के रखेगी। इस बात का एहसास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को था। बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारे साथ यही हाल था कि हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के सामने एक जानवर थे। दैट्स वाई ब्रिटिशर्स अच्छी अच्छी जगहों पे लिखा करते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है कि आज उसी ब्रिटेन कंट्री में जो प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर बना था, वो इंसान इंडिया का था। और बड़ा ही एक आयरॉनिकल वीडियो रिलीज हुआ था, आपने देखा होगा, ऋषि सुनक उनका नाम था शायद। वो हमारे ऋषि सुनक साहब ब्रिटेन पार्लियामेंट में घुसते हैं, स्वयं भी घुसते हैं और अपने साथ एक डॉगी को भी लेके जाते हैं, और ये प्रूव कर देते हैं कि जो आपने एक स्टेटमेंट बनाया था, जो आपने एक प्रिंसिपल बनाया था कि आप अपने घरों में डॉग्स और इंडियंस को अलाउ नहीं करेंगे, आज आपके घरों में डॉग्स भी अलाउड है, आपके देश में, आपके देश के पार्लियामेंट में डॉग्स भी अलाउड है और इंडियंस भी अलाउड है। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा ज्यादा भावनात्मक हो जाता हूं मैं कभी कभी। चलिए फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं हम। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक इसेंशियल राइट्स। एक इंसान का जीवन अपने हिसाब से जीने के लिए, एक इंसान का जीवन उन्मुक्त होकर जीने के लिए एक इंसान को कुछ अधिकारों की जरूरत होती है, एंड दिस राइट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हमें मिले हैं? तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट हमें मिला है राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। राइट टू इक्वेलिटी क्या कहता है? राइट टू इक्वेलिटी कहता है कि हर इंसान बराबर है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सब लोग कानून की नजरों में, कानून के सामने, सरकार की नजरों में बराबर होने चाहिए। सरकार किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को ऊंच, किसी को नीच नहीं कह सकती है। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 स्टेट्स दैट द स्टेट, स्टेट यानी कि आर्टिकल 12 याद करिए, सरकार, सरकार शैल नॉट डिनाई, डिनाई नहीं कर सकती क्या, टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के अंदर किसी भी इंसान को ये मना नहीं कर सकती है कि हम तुमको इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का राइट नहीं देंगे। हर इंसान कानून की नजरों में, सरकार की नजरों में बराबर होना चाहिए, और ये सरकार की ड्यूटी है कि सरकार सबको बराबर दृष्टिकोण से, बराबर नजर से, बराबर का अधिकार दे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है, ये केवल हमारे सिटीजन्स को ही नहीं मिला है। ये हमारा राइट टू इक्वलिटी हमारे देश के सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी मिला है। ऐसे कोई भी इंसान जो हमारे देश की टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है, हमारे देश के अंदर है, हर ऐसे इंसान को ये फंडामेंटल राइट्स मिले हैं कि आपको कानून की नजरों में बराबर माना जाएगा। स्टेट आपको इक्वलिटी का राइट देगा, स्टेट आपको इक्वल ट्रीट करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, द आर्टिकल गारंटीज टू एवरी पर्सन। ये आर्टिकल यानी ये फंडामेंटल राइट हर एक इंसान को मिलता है, केवल सिटीजन्स को नहीं, बट ऑल्सो टू द फॉरेनर्स। ऐसे लोग जो फॉरेन कंट्री के हैं, जो विदेशी हैं, उनको भी ये अधिकार मिलेगा और उनको भी इक्वलिटी का राइट मिलेगा। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो टर्म्स हैं ये कहां से बोरो किए गए? एक सच्चाई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ अ पर्सन, आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ सो मेनी आर्टिकल्स जो कि बोरो किए गए हैं अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसीलिए क्वेश्चन कभी कभी आता है कि बताइए इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से आया है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ इंग्लिश कॉमन लॉ से बोरो किया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट से बोरो किया गया है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम द 14th अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन।
स्टूडेंट्स अब आर्टिकल 14 पे तमाम सारे केस लॉज हुए हैं, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज हम केवल आर्टिकल 14 को ही डिस्कस कर पाएंगे, नहीं और भी आगे डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 14 के अलावा भी कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कहां तक डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि टाइम मुझे परमिट नहीं कर रहा। एक लंबी क्लास में लूंगा, 1-1.5-2 घंटे की, जो लाइव होगी हमारे चैनल पे, बहुत जल्द होने वाली है। तब तक अभी आप रिकॉर्डेड से काम चला लीजिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आर्टिकल 14 पे कुछ केस लॉज हुए, कुछ मतलब केसेस हुए। Article 14 applies to all person and is not limited to citizen. A corporation is also entitled to benefit of this article. It was held in the case of चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1951 का केस है, याद रखिएगा। ये कहा गया कि आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वलिटी मिला है, ये केवल इंसानों को नहीं मिला है, ये केवल विदेशियों को नहीं मिला है, ये हर उस व्यक्ति को मिला है, वो चाहे नेचुरल पर्सन हो या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो। That means the right to equality is guaranteed to the persons, that is natural persons as well as the corporate person। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि ये जो राइट है, राइट टू इक्वलिटी, ये कॉर्पोरेट्स यानी कंपनीज को भी मिला हुआ है, यानी कि आर्टिफिशियल पर्संस कैन आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ राइट टू इक्वलिटी। दूसरे केस लॉ की बात करते हैं। दूसरा केस लॉ है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें यह हेल्ड किया गया कि जो राइट टू इक्वलिटी है, ये कोई स्पेशल फंडामेंटल राइट नहीं है भाई, ये राइट टू इक्वलिटी के बारे में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ही बात करता है। सो यहाँ पे ये हेल्ड किया गया था, द आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे देश के प्रियम्बल में दिया गया है। सो दैट्स व्हाई द राइट टू इक्वलिटी इज कंसिडर्ड एज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये हमारे देश के प्रियम्बल में भी दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी दिया गया है। और ये हेल्ड किया गया था इन द केस ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 का केस था स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे केस हुआ था आर्टिकल 14 का, अगेन रामकिशन दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर का केस था। इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 14 कहता है ना कि आप कभी भी किसी इंसान के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन इस जजमेंट में कहा गया, रामकिशन दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर के जजमेंट में, कि वैसे तो सरकार क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकती, यानी जाति के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से वर्गीकरण नहीं कर सकती है, इनइक्वालिटी नहीं कर सकती। लेकिन अगर सरकार चाहे तो, अगर स्टेट चाहे तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकती है। क्या कर सकती है दोस्तों? रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकती है। कौन कहता है? ये कहता है रामकिशन दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर का केस। लेकिन बाद में इसी केस को और आगे बढ़ाया जाता है और एक और केस होता है FN बलसारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हेल्ड किया जाता है कि अगर सरकार कोई अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रही है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन करेगी तो वैलिड है, लेकिन अगर सरकार कोई भी अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रही है तो वो अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन शैल बी ट्रीटेड एज। याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 14 हमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने का अधिकार देता है, लेकिन आर्टिकल 14 हमें अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन करने का अधिकार नहीं देता है। सो आर्टिकल 14 परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट इट डज नॉट परमिट द अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये हेल्ड किया गया था रामकिशन दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर के केस में कि आर्टिकल 14 में हम क्लास लेजिस्लेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और आर्टिकल 14 में अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, ये हेल्ड किया गया था FN बलसाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं सिंपल से बता दे रहा हूं। वैसे तो आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नजरों में सब बराबर है, सरकार सबको बराबर दृष्टिकोण से देखेगी। लेकिन अगर कभी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ रही है रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने की, तो सरकार रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकती है। ये रामकिशन दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर के केस में हेल्ड किया गया था दैट कि आर्टिकल 14 हमें क्लास लेजिस्लेशन के लिए रोकता है कि हम क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, हम क्लास क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम चाहें तो हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आर्टिकल 14 में FN बलसारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये हेल्ड किया गया कि अगर आप अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी अगर आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज वॉइड। ये सारे केस लॉज अपने आप में इंपॉर्टेंट है,
इस पे केस स्टडी के फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा बेसिक प्राइमरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें मुझे बस ये जानना है कि लेक्चर कैसा लगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा तो वो बताइएगा, समझ में आया तो भी बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा। जो भी आपका ओपिनियन होगा उसके हिसाब से हम फर्दर लेक्चर्स लेके आएंगे। ये अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए हमने 40 मिनट का ही रखा, और लेक्चर्स हमारे 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे के भी हो सकते हैं। बट आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। अगर आपके प्रेम के लायक हूं मैं, अगर इस सीएस इंडस्ट्री, सीएस के एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं कहीं फिट इन हो सकता हूं, कहीं फिट हो सकता हूं, तो फिट करने की कोशिश करिएगा। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीएस एग्जीक्यूटिव में अभी रजिस्टर कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टूडेंट्स, मेरा एक पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी पूरी टीम है जो आपकी रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट वगैरह आता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपके चैट बॉक्स में होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी गोरखपुर में चलती है। गोरखपुर में हम काफी दिनों से ऑफलाइन क्लासेस एग्जीक्यूटिव के स्टार्ट कर चुके हैं, लगभग 1 साल हो गया। लेकिन अभी हम ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों की डिमांड थी, ऑफलाइन वाले बच्चों की, सर आप पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन अगर रिकॉर्डेड मिल जाता तो और बेहतर होता। तो ये इनिशिएटिव बेसिकली ऑफलाइन के स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये इनिशिएटिव का बेनिफिट हर एक स्टूडेंट को मिले। अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो दुख की बात है, कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है, वो भी मैं करूंगा। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ, जान लगा के, क्योंकि दिसंबर का एग्जाम बहुत दूर नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द।